नमस्कार दोस्तों, स्वागत करेंगे एएनएमई कॉर्नर के करंट अफेयर प्रोग्राम में। ये करंट अफेयर आप लोगों के लिए ड्रा किया गया है, विशेष करके जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसको ध्यान में रखकर। यानी मुख्यतः दो एग्जाम, एक आरओ एआरओ और दूसरा यूपी पीसीएस 2020। तो आइए आज के पहले करंट अफेयर की हम बात करेंगे। हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरा करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हमारा टारगेट होगा इसके आगे पीछे जो भी बेसिक डिटेल हो उसको हम कवर करें। तो ठीक है दोस्तों, ये है, हम आ चुके हैं यूट्यूब पर लाइव। शाम के बज रहे हैं 8। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैं रमेश चंद्र आप लोगों के लिए पेश करूंगा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। तो आज का पहला प्रश्न जिसके माध्यम से हम करंट अफेयर से जुड़ेंगे वो प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में बाबरी मस्जिद खबरों में थी। इस मस्जिद का निर्माण बाबर के सिपसलाह कब कराया था? यानी सिपसलाह द्वारा कब कराया गया था? आपको इमेज दिख रही है, ये है बाबरी मस्जिद। इसका निर्माण बाबरी के सिपसलाह द्वारा कराया गया था। वो सन कब था? आपको लग रहा होगा इतिहास का प्रश्न है, बिल्कुल, लेकिन आपसे जोड़कर पूछा जा सकता है। इसके आगे पीछे के जितने करंट चीज़ें होंगी उसे हम अभी आपको डिस्कस करेंगे। ये निर्माण कराया गया था 1528 में। 1528 में कराया गया। तो अभी हाल ही में आप देखेंगे 9 नवंबर 1919 की बात है और 9 नवंबर 2019 की बात है। 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की एक बेंच थी। 5 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया कि जो राम मंदिर है इस बाबरी मस्जिद की जो गिरा दी गई है उसके स्थान पर बनाया जाएगा और बाबरी मस्जिद बनाने के लिए मुसलमानों को एक अलग स्थान दिया गया है। और देखेंगे जो 5 जजों की बेंच थी इनमें कौन कौन जज थे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें सबसे पहला नाम उस समय के रंजन गोगोई थे, जो मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, रंजन गोगोई। और 4 अन्य लोग थे। 4 अन्य लोगों में कौन सा? पहले नाम आपको मिलेगा एस.ए. बोबड़े, जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सीजेआई है। इसके बाद आपको मिलेगा डी.वाई. चंद्रचूड़ का नाम और इसके बाद आपको मिलेगा अशोक भूषण का नाम। और एक इसमें मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करने के लिए एक जज रखा गया था जिनका नाम था अब्दुल नाजीर। ये डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसके पहले अगर आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, इसको लेकर एक बार और निर्णय आ चुका है, जो निर्णय दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इसको लेकर एक बार और निर्णय दे चुका है और उसने निर्णय में उसने 3 भागों में से बराबर, जो तीनों इसके प्रतिद्वंदी थे, तीनों भागीदार थे, तीनों को बराबर देने की बात कही थी। लेकिन इसके लिए याचिका दायर की है और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार किया और साथ ही साथ हाई कोर्ट की जो डिसीजन था उस डिसीजन को पलटते हुए एक नया डिसीजन दिया है। तो आइए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एक विधेयक के द्वारा दादरा नगर हवेली के साथ किस केंद्र शासित प्रदेश को मिला दिया गया? देखिए गलत टाइपिंग हो गई, विधायक, ये विधायक नहीं है, विधेयक है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, यमन, दमन दीव, माले, कराईकल। तो देखेंगे इसका सही जो जवाब है वो है दमन दीव। बी इसका सही आंसर है, बी द राइट आंसर। सही जवाब है दमन दीव। इसके लेकर थोड़ी सी आपसे बात कर लें कि देखिए 2019 में एक बिल पेश किया गया था जिस बिल का नाम था मर्जर ऑफ यूनियन टेरेटरी बिल 2019। मर्जर ऑफ यूनियन टेरेटरी बिल 2019। इस बिल में क्या कहा गया था? इस बिल में कहा गया कि जो दादरा नगर हवेली है और दमन दीव, ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश न होकर बल्कि एक होंगे। इन दोनों का मर्ज कर दिया गया। तो ऐसे में अब आप देखेंगे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य हैं। ये एक मामला बड़ा ही कुछ लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है। आपको याद होगा कि पहले 29 राज्य थे, एक राज्य हट गया जम्मू एंड कश्मीर का, और जैसे ही एक राज्य हटा और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जैसे ही एक राज्य हटा तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अब राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में? 28, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए थे। अब जैसे ही इन दोनों का मर्जर हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश और हट गया। अब कितने हो गए? यानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो, बिल्कुल जरा सा भी नहीं। 29 राज्य नहीं है और 7 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। 2 बढ़े हैं, 2 बढ़ने के बाद एक का मर्जर किया गया और वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी 28 और 8। एकदम याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आइए इतनी बात स्पष्ट, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न से जो रिलेटेड चीज़ थी हमने आपको बताई कि इनका मर्जर किया गया और क्या क्या डेवलपमेंट थी।
इस प्रश्न से आगे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में HNLC राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण इस पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस पार्टी का संबंध किस राज्य से है? देखेंगे जो HNLC है इसका संबंध आपके मेघालय राष्ट्र से है, मेघालय राज्य से है। मेघालय वही राज्य जहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया तीनों पहाड़ियाँ हैं और यहीं पर आप देखेंगे चेरापूंजी है जहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो एक चीज़ और आपको बता दें कि जो HNLC है इसका पूरा नाम क्या है आपको जानने के लिए। अच्छा, इसको किस उद्देश्य से किया गया? राष्ट्र विरोधी की राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी थी, इस कारण से इसे बैन किया गया था। इसका नाम था हिनीवीट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल। हिनीवीट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल के नाम से ये पार्टी बनी थी जिसे हाल ही में सरकार ने बैन कर दिया। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ए पार्टिकल्स, बी जोकर, सी 1970 और डी माई घाट क्राइम ब्रांच नंबर 103/2005। इसमें आप देखेंगे जो सही जवाब है जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वो है पार्टिकल्स फिल्म। और इतना ही नहीं, एक चीज़ और इसी के साथ आपको हम जोड़ देना चाहते हैं, वो एक और आपके लिए करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण है। इसी समारोह में आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड भी दिया गया। आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड दिया गया है। नाम आपको बता दें, नाम है रजनीकांत को। रजनीकांत जी को जो साउथ इंडियन हीरो हैं इन्हें क्या दिया गया है? आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला था? मिला था पार्टी को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला था सीयू जोर को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था उषा जाधव को। उषा जाधव ये भारतीय हैं और ये मराठी फिल्म एक्ट्रेस हैं और इन्होंने हाल ही में जिस फिल्म में अभिनय के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया उस फिल्म का नाम था माई घाट क्राइम नंबर 103/2005। इसमें एक्ट्रेस थी उषा जाधव और इसी उषा जाधव को अवार्ड दिया गया है कौन सा? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। आगे चलते हैं, यहाँ तक बातें स्पष्ट। अगला प्रश्न हमारे सामने है। अच्छा, आईफा अवार्ड ये कौन सा अवार्ड था? ये 50वां आईफा इंटरनेशनल अवार्ड था। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था गोवा में। ये भी आपको जानना है कहाँ पे हो रहा है। ये गोवा में हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आसियान का 35वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, जो आयोजन हुआ था 35वें शिखर सम्मेलन का, ये कहाँ पर हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन है, बीजिंग, जोहान्सबर्ग, बैंकॉक और मनीला। ये आप देखेंगे 2019 में हुआ है। तो जो 2019 के भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है और जनवरी 2020 की भी कुछ। अब देखिए, इसका जो सही आंसर है, जो आसियान का बैठक हुई थी, जो सम्मेलन शिखर सम्मेलन हो तो बैंकॉक में हुआ था। आपके पास एक इमेज दिख रही होगी, ये देखिए कौन सी है? 35वीं है, 35। कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है बैंकॉक में। बैंकॉक कहाँ पर है? यह थाईलैंड में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक चीज़ और यहाँ आपको जानना है कि जो आसियान में है कितने देश हैं? आसियान में कुल 10 देश हैं। आप ध्यान रखिएगा, 10 देशों का नाम आपको याद रखना अभी तत्काल के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप उसमें से जान सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण। फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब महत्वपूर्ण हैं। लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें भारत शामिल नहीं है। इस बात को लेकर जरा सा भी कन्फ्यूजन ना हो। चाइना इसमें शामिल नहीं है, USA इसमें शामिल नहीं है, यानी जो बड़ी शक्तियाँ हैं ये शामिल बिल्कुल नहीं है। और देखिए, अगर बात करें तो 35वां शिखर सम्मेलन जो होगा बैंकॉक में, तो 36वां अगला कहाँ पर होगा? अगला अगर आप देखें जो प्रस्तावित है कहाँ पे? ब्रुनेई में। ब्रुनेई भी इसका एक सदस्य है आसियान देशों का। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट। एक चीज़ और, आसियान +3 की बात की जाती है। आसियान +3 की बात की जाती है। ये आसियान +3 क्या है इसकी आपसे हम चर्चा कर दें। ये क्या है? देखिए, आसियान में जितने देश हैं उनमें 3 देश और जुड़ जाएं। कौन कौन देश? एक चाइना, दूसरा जापान और तीसरा साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया, जिसे आसियान +3 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आपके सामने रखा हुआ है, रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP से किस देश ने स्वयं को बाहर होने की घोषणा कर दी है? चीन, भारत, अमेरिका, रूस। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसमें देखेंगे जो सही जवाब है, आपको हम रेड कलर से दिखा रहे हैं, वो है भारत ने।
आरसीईपी की बैठक जो अभी हाल ही में बैंकॉक में हुई थी, ये भी बैठक कहाँ हो रही है, बैंकॉक में। कब हो रही है, नवंबर 2019 में। उसमें भारत ने आरसीईपी से अपने को अलग रखने की घोषणा की थी, नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए थे। अब देखिए 3 आरसीईपी की बैठक हो चुकी है अब तक, इतनी आपको यहाँ से जानना था। और देखेंगे इसमें जो भारत था किस उद्देश्य से ये ट्रेड को लेकर अलग होने की बात कर रहा था, क्योंकि ये भारत वहाँ पर अपनी रियायतें मांग रहा था और इसे रियायतें नहीं मिली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए, जो बैंकॉक है, बैंकॉक में 3 सम्मेलन किए गए हैं। एक हमने बताया आपको, ग्लोब पिन लेते हैं, एक हमने बताया आसियान का, दूसरे ईस्ट एशिया सम्मेलन की गई थी, और तीसरा आरसीईपी का भी सम्मेलन यहीं पे हुआ था। आप देखेंगे यहीं पे क्वाड का भी सम्मेलन होता है। क्वाड 4 देशों का समूह है। कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, अमेरिका और जापान, इन 4 देशों को मिलाकर क्वाड कहा जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये का भी सम्मेलन यहीं पर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं पहले आप ये जान लें। ब्रिक्स में बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। सबसे अंत में जुड़ने वाला जो देश था वो साउथ अफ्रीका है। तो ब्रिक्स का जो सम्मेलन हो रहा है कहाँ पर हो रहा है 2019 का, ये होगा ब्राज़ील में, ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया में हो रहा है। ओके, अब देखिए इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो हमने आपको ये भी बताया। एक चीज़ और आपको यहाँ जानना होगा, तो यहाँ से लेकर 8वें सम्मेलन से लेकर 11वें सम्मेलन की आप स्वयं एक लिस्ट बनाएंगे और इस लिस्ट में आगे नाम लिखेंगे। तो इसमें देखेंगे इनका जो सम्मेलन होता है, एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, एक क्रम से होता है ऐसे, ब्राज़ील में, रूसिया में, फिर इंडिया में, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में, फिर ब्राज़ील में। तो एक क्रम में ऐसे सीक्वेंस में होता रहेगा। तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का समापन हाल ही में गुवाहाटी में हुआ। इसमें सर्वाधिक पदक विजेता किस राज्य को मिले हैं, सर्वाधिक पदक किस राज्य को मिले हैं, यानी कौन सा ऐसा राज्य था जो सबसे अधिक अवार्ड जीतने में सफल रहा। तो देखेंगे कि एक चीज़ और, पहले खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में बता दें कि इसकी जो शुरुआत हुई थी 2018 में हुई थी। अब तक कुल 3 संस्करण इसके हो चुके हैं, 3 बार ये गेम आयोजित हो चुका है। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला 2018 में हो रहा है, कहाँ पर, दिल्ली में। दूसरा हो रहा है पुणे में 2019 में, और तीसरा हो रहा है 10 जनवरी 2020 से लेकर 22 जनवरी 2020 के बीच में गुवाहाटी में, जिसका नाम हमने आपको प्रश्न में ही दे दिया था। क्योंकि हमारा टारगेट है प्रश्न पढ़ते समय भी आप एक करंट अफेयर तैयार कर लें। ठीक है, अब देखेंगे, अब दूसरी बात करें कि जो 3 हुए हैं, इन तीनों में प्रथम स्थान पर कौन कौन रहा है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, तीनों में अगर देखें तो सबसे पहला जो यूथ गेम हुआ तो दिल्ली में हुआ था, यहाँ पर हरियाणा को प्रथम स्थान मिला था। दूसरा जो यूथ गेम हो रहा है जो पुणे में हो रहा है, यहाँ पर महाराष्ट्र, और तीसरे भी महाराष्ट्र को प्रथम स्थान मिला है। अब एक चीज़ और जानना यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इस बार जो हुआ है कहाँ पर, आपको हमने बताया सर्वाधिक पदक किसने जीता, हुआ है गुवाहाटी असम में। सर्वाधिक पदक जीता है महाराष्ट्र ने, ऑप्शन डी सही है। और महाराष्ट्र के बाद जो दूसरा राज्य था दूसरे स्थान पे वो हरियाणा है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात यहाँ से हमें आपको बतानी थी। आप लोगो देख लें, खेलो इंडिया का ये लोगो है। ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं। 2020 का ये गेम था, पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंडिया के द्वारा स्वच्छता रिपोर्ट में बताया गया कि मिजोरम का लुंगलेई शहर, ध्यान रखिए, लुंगलेई शहर सबसे कम प्रदूषित है या सबसे स्वच्छ है, सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा, इसने बताया। ये भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये किसके अनुसार है, ये ग्रीन पीस इंडिया के अनुसार है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ग्रीन पीस ने कहा कि सबसे कम जो प्रदूषित शहर है वो कौन सा है, लुंगलेई है। लुंगलेई कहाँ पर है, लुंगलेई आप देखेंगे ये मिजोरम में पड़ता है। और कहा उन्होंने कि सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, सबसे अधिक प्रदूषित शहर उन्होंने बताया झरिया। झरिया कहाँ पर है, झरिया है झारखंड में। ओके, इतनी बातें स्पष्ट। एक चीज़ और ही आपको बता दें कि जो भारतीय सर्वेक्षण हुआ है, जो भारतीय सर्वेक्षण हो रहा है, इसमें सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को घोषित किया गया है। इंदौर यह उपाधि लगातार 4 बार हासिल की है, और दूसरे पे जो शहर हुआ है राजकोट। ठीक है, यहाँ से आगे चलें। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन ने सदस्यता छोड़ दी। अब यूरोपीय यूनियन में कुल कितने सदस्य देश बचे हैं, तो ध्यान रखिएगा। यूरोपीय यूनियन जो EU है, आप देखिए आपके पास इमेज दिख रही है, ये टोटल 28 देशों का एक समूह था। 28 कंट्री इसमें थे। और इसमें जब एक
जब ब्रिटेन इससे निकल गया तो इसमें कितने देश बच गए हैं? 27। इसमें एक चीज़ और आपको जानने महत्वपूर्ण है कि जो यूरोपीय यूनियन है इसे नोबेल शांति का नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ओके, यहाँ तक बात स्पष्ट। तो यहाँ से आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 71वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुआ था? जो 71वां गणतंत्र दिवस था 71, इसमें जो मुख्य अतिथि थे उनमें आपके पास 4 ऑप्शन है: व्लादिमीर पुतिन, सिरिल रामाफोसा, मेरियास बोल्सोनारो और शी जिनपिंग। तो इसमें देखेंगे सही जवाब आपका है वो है, रेड कलर से आपको हम दिखाते हैं, वो है बोल्सोनारो। ये कहाँ के हैं? ये जो ब्राज़ील है, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। और ब्राज़ील आपको हमने बताया कि ब्रिक्स देशों का भाग है। और देखेंगे जो ये 71वां गणतंत्र दिवस था, इस गणतंत्र दिवस में सबसे अच्छी सुंदर, सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार मिलता है वो झांकी का पुरस्कार दिया गया है असम की झांकी को। इतनी बातें अगर स्पष्ट, यहाँ से आगे चलें, आगे हम बात करेंगे क्या, आपसे हमारी चर्चा होगी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। इससे एक चीज और आपको हम जोड़ के बताएंगे। देखिए चार राज्य आपके पास ऑप्शन में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो देखिए अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ की जो विधान परिषद है उसे भंग करने का प्रस्ताव विधानसभा में लेकर आया था और ये प्रस्ताव पारित हो गया है। और जिसके लिए एक महत्वपूर्ण और चीज़ है, ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास 3 कैपिटल हैं, 3 राजधानियां हैं। कौन कौन सी 3 देखेंगे? उन्होंने एक लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाई, एक विधायी कैपिटल बनाई, या एक विधायी कैपिटल बनाई और एक कार्यकारी कैपिटल बनाई जिसे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और एक जुडिशरी कैपिटल बनाई। लेजिस्लेटिव या विधायी कैपिटल उन्होंने बनाई है अमरावती को, और जो एग्जीक्यूटिव है या फिर जो कार्यकारी है इसे बनाया उसने विशाखापत्तनम में, और जो जुडिशरी है या न्यायिक जो राजधानी बनाई है उसे बनाया कोहनूर को। तो देखेंगे ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास 3 राजधानियाँ होंगी। ओके, इतनी बातें अगर स्पष्ट। तो यहाँ से अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से कौन सा सही सुमेलित है? 3 अवार्ड दिए गए हैं आपके पास, 4 ऑप्शन है। एमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? टोनी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इससे ये प्रश्न है। तो देखेंगे ये उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। जो एमी अवार्ड होता है टेलीविजन में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, टोनी अवार्ड नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है, और ग्रैमी अवार्ड संगीत में दिया जाता है। ये तीनों अवार्ड अभी रिसेंटली दिए गए थे, न्यूज में था, तो इसलिए ये जानना महत्वपूर्ण है किस क्षेत्र में कौन सा अवार्ड है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक की स्थापना कहाँ की जा रही है? वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक जो बन रहा है ये क्यों बनाया जा रहा है, पहले आपको ये समझना होगा कि देखिए जो कारगिल युद्ध था या जितने भी भारत के लिए युद्ध हुए हैं इनमें मनुष्य की जो क्षति होती है, इनके साथ ही साथ जानवरों के भी, एनिमल्स भी मारे जाते हैं। तो इन एनिमल्स की याद में, इन जानवरों की याद में एक स्मारक बनाया जा रहा है। वो स्मारक भारत में पहला स्मारक ऐसा होगा, फर्स्ट स्मारक होगा। वो कहाँ पर बन रहा है? फर्स्ट मेमोरियल होगा। क्या लखनऊ में बन रहा है, भोपाल में बन रहा है, मेरठ या मदुरई में? 4 ऑप्शन आपके पास है, जबकि इसका सही आंसर आपको बता दें ब्लू से, इसका सही आंसर है मेरठ में। ये स्मारक मेरठ में बनाया जा रहा है। इतने तक बातें स्पष्ट हो तो यहाँ से आगे चलें। आप ध्यान रखिएगा, आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है किस उद्देश्य से बना, किस लिए बनाया जा रहा है। तो कारगिल युद्ध में जितने भी 1962 का जो इंडिया चाइना वार हुआ, या जितने भी युद्ध में हैं, जितने पशु मारे गए हैं उनकी याद में। आइए अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण, या फंक्शन नहीं है संस्करण, संपन्न हुआ। इसकी पहली बार आयोजन कब किया गया था? तो देखिए यहाँ पे आपसे रायसीना डायलॉग की थोड़ी सी इतिहास के बारे में पूछ लिया गया है, थोड़ा सा ज़्यादा है तो बहुत पुराना नहीं है। देखिए ये रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण था, आपको करंट में ये बताना था। कहाँ हुआ है? ये हुआ है न्यू दिल्ली में। आपको जानकारी के लिए बता दें, जो रायसीना डायलॉग है ये 2020 का, ये हर बार नई दिल्ली में ही होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। एकदम आंख बंद करके नई दिल्ली मारिएगा। अब ये शुरू कब से हुआ था? ये 5वां संस्करण 2020 में हो रहा है। 2 साल पे एक बार होता है, यानी ये कौन सा शुरू होगा? 5वां जब हो रहा है तो 2010 में पहली बार होगा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? 2010। इसकी शुरुआत 2010 से हुई है। यहाँ तक बातें स्पष्ट। तो यहाँ से आगे चले, अगला प्रश्न की हम की ओर रुझान करेंगे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? तो देखेंगे इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा।
आपको पहले इमेज दिखा दी गई जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हाथ खड़े हुए हैं। ये किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? ये किसानों के लिए इस दुर्घटना बीमा योजना के तहत, इस दुर्घटना कल्याण योजना के तहत अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 5 लाख रुपया मिलेगा। अगर किसान की भारी क्षति होती है, 60% तक डैमेज हो जाते हैं किसान, तो उन्हें 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अब इस प्रश्न से आप रूबरू हो चुके हैं। अगर एक प्रश्न आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी रिसेंटली की गई है, आपसे प्रश्न आया जा सकता है। तो देखेंगे तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। जी नहीं, सही जवाब है क्या? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है, शंघाई कोऑपरेशन संगठन के 8 अजूबों SCO में भारत के किस स्थल या विरासत को शामिल किया गया? तो इसके पास आपके लिए 4 ऑप्शन है, आगरा, दिल्ली का लाल किला, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और बृहदेश्वर मंदिर। क्या सही जवाब कौन सा है? तो आप देखेंगे सही जवाब आपके लिए होगा कौन सा? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ आपको हम ये बता दें, ये 182 मीटर ऊंचा है ये मूर्ति, और बनाई गई किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, गुजरात में। और देखेंगे ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति एक, देखिए आपके पास ये इमेज है। ठीक है, यहाँ से आगे चलें। अगला प्रश्न हमारा है मनी ऐप। मनी ऐप मतलब MANI, वो मनी इंग्लिश वाला मनी नहीं है। मनी ऐप की शुरुआत रिजर्व बैंक द्वारा की गई है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य क्या था, किन के लिए शुरू की गई? तो देखेंगे आपके पास 4 ऑप्शन है, विकलांगों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, दृष्टिबाधित के लिए या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। तो इसका सही जवाब आप देखेंगे यह है दृष्टिबाधितों के लिए। यह नोट की पहचान करने के लिए की गई है, जिससे आराम से जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो नोट की पहचान करें। इसके लिए इस ऐप के सामने, जैसे ही इस ऐप को ऑन करके आप इसके सामने नोट लेकर आएंगे, ये कैमरे की सहायता से इस नोट को आइडेंटिफाई करेगा और आपको आवाज़ देगा कि कितने रुपए की नोट है। मनी आपको दिख रहा है कि मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर है और यही इसकी फुल फॉर्म भी है। ठीक है, यहाँ से आगे चलें। गगनयान मिशन के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को किस देश द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है? या भारतीय वैज्ञानिक क्या कह लें, एयरफोर्स सैनिकों को। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है, अमेरिका, जापान, फ्रांस और रूस। गगनयान को लेकर आपको पहले थोड़ी सी बात बता दें। जो गगनयान है ये मानव युक्त अभियान होगा, जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये भारत ने कहा है 2022 तक हम भेजेंगे और भारत ने ये काम देख रहा है इसरो के जो अध्यक्ष है के सिवान है। तो देखिए आगे, गगनयान के लिए जो प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है और प्रशिक्षण दे रहा है रसिया इसको लेकर। ठीक है, और भारत के 4 वायुसैनिक को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली और एकमात्र ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? 4 ऑप्शन आपके पास है, कुशीनगर, पानीपत, नासिक और भागलपुर। जी हाँ दोस्तों, सही जवाब है आपका कुशीनगर। ये हैं जो ट्रांसजेंडर हैं, बहुत ही वंचित होते हैं, इनको शोषण का शिकार होते रहते हैं, इन्हें समाज से दूर रखा जाता है और इसकी वजह से इसके लिए इनकी शिक्षा और इनके एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनके लिए एम्पावरमेंट का एक साधन बनाया जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जा रही है? ये यूनिवर्सिटी खोली जा रही है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। वही कुशीनगर जहाँ भगवान बुद्ध ने अपनी शरीर को छोड़ा था या वहाँ परिनिर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, यहाँ से आगे चलें। अगला प्रश्न, बच्चों की शारीरिक व मानसिक समस्या के निदान के लिए उमंग हेल्पलाइन नंबर किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? एक देखिए उमंग ऐप होता है। ये उमंग ऐप भारत सरकार का एक पोर्टल है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। वो जो जितनी भी सेवाएं होती हैं उन सेवाओं को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। ये उमंग ऐप नहीं है, ये उमंग हेल्पलाइन नंबर है। ये किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश सरकार ने उमंग हेल्पलाइन नंबर किया है। किस उद्देश्य से? ये मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर है, यानी बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए। अगला आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये हमारा करंट अफेयर का ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों तक फैलाएं और जहाँ तक हो सके लोगों को बताएं इस करंट अफेयर प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 8 इस समय 25 मिनट हो चुके हैं, समय काफ़ी हो चुका है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कल फिर मिलेंगे हम इसी वीडियो में इसी समय। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।